नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज राम मंदिर की दिशा की भी होगी। विश्व हिंदू परिषद के भीतर घमासान जो चल रहा है, कौन दावेदार के साथ सबसे ऊपर पे आ चुका है, बात इस पर भी होगी। लेकिन शुरुआत आज करेंगे दरअसल जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आमिर खान ने किया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. I mean, there will be acts of violence anywhere in the world, and they would be there for different reasons. But for us as a society, as Indians, to feel a sense of security, 2-3 things are very important, I personally feel. One is a sense of justice. So if there is a wrong step that anyone takes, then correct justice is given out for or against that person. That gives a lot of sense of security to the common man. न्याय का भाव समाज के भीतर होना चाहिए। इसका मतलब है अगर नहीं है तो कहीं सिस्टम या राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति में आ चुकी है। पत्नी तक को डर लगा था जिस बात का जिक्र आमिर खान कर रहे थे। सवाल इस मौजूदा वक्त में शायद व्यवस्था को लेकर भरोसे के टूटने का है। इस बात का भी जिक्र हम कर सकते हैं, भरोसा ही नहीं टूट रहा, बल्कि जिस लिहाज से सामाजिक तौर पर राजनीतिक सत्ता के हाथ में सब कुछ आते चली जा रही है, कई स्थितियां नए तरीके से डरा रही है। सवाल यहां सिर्फ मोदी सरकार का नहीं है जिस बात की दिशा में आमिर खान कहे या इससे पहले संकेत दे रहे थे शाहरुख खान। सवाल इस दौर में सियासी राजनीतिक प्रयोग में उस आंदोलन से निकलकर राजनीति में आने के भी भरोसे के टूटने का है, जिसका जिक्र अन्ना हजारे ने आज कुछ इस तरीके से किया। टीवी पर मैंने देखा लालू प्रसाद जी और अरविंद जी का गला मिलन हो गया है। दोनों भी गले में पड़कर मिल गए। उस टाइम पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अरविंद का साथ छोड़ा, ये अच्छा हुआ। नहीं तो आज मेरे ऊपर भी ये दाग लग जाते हैं। ध्यान दीजिए तो ये बहुत ही लोगों की निजी जिंदगी के साथ उनकी भावनाओं से स्थिति जुड़ रही है, चाहे वो आमिर खान का जिक्र आप सोचें या फिर अन्ना हजारे का। मसला यह है कि दरअसल 2014 में देश को जो जनादेश मिला उसके बाद की स्थितियों को अगर आकलन दो तरीके से इस देश के भीतर हो रहा है, तो एक आकलन यह भी है कि सपने इस दौर में राजनीतिक तौर पर जो पाले गए वह टूट गए। आम आदमी पार्टी उसी में से एक है। 4 तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए जो आज की ही तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि एक मुश्किल तो है। अपना विधायक ही बोल नहीं सकता, उसे सदन के बाहर निकाल दिया जाता है। अपने ही विधायक सड़क पर पुलिस को कटघरे में खड़ा करके खुद चिल्लाती हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ता है, कल जो आंदोलन में साथ खरीदते थे, और इन सब के बीच जिनका विरोध करते रहे उनसे गले मिल रहे हैं। ये संदेश संकेत क्या है? इन चारों तस्वीरों के आईने में चारों की बातों को जरा सुनिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से, तब समझ पाएंगे दरअसल स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। हर रोज नियम 280 के अंतर्गत वो सवाल लगाया जाता है, हर रोज उसको खारिज किया जाता है। हर संभव तरीके से बात करने की कोशिश की गई, पार्टी मंच पर उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, विधायक लोगों के साथ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हर जगह सन्नाटा है। शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, पिछले सत्र में लिखी, अभी लिखी, पूरा सन्नाटा है। कोई बात नहीं करना चाहता। पूरी वीडियो को रिलीज किया जाए। वो केवल 24 सेकंड या 10 सेकंड वीडियो तो नहीं होगा, उसके आगे पीछे भी वीडियो होंगे। उस पूरी वीडियो को रिलीज किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। दिल्ली पुलिस ने जो बदसलूकी की है, क्या दिल्ली की पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो खाकी की वर्दी या यूनिफॉर्म पहन के वो महिलाओं को गाली दे? ये नेता विधायक है जिनको हम बना के गए, जवाब नहीं है। कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं है इनके पास। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इस आम आदमी का भीषम पितामह कहलाने वाला मेरे 2 दिन पहले नोटिस देकर के विदाउट एनी कॉज बाहर कर दिया सैकड़ों को। क्या ये लोकतंत्र है? तो उस सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा, और खींच के गले लगा लिया, और फिर मेरा हाथ उठा के
मसला सिर्फ हाथ उठाने का नहीं है, मसला गलबहियों का भी नहीं है। मसला है इस दौर के भीतर जिन मुद्दों को लेकर इस देश के भीतर राजनीतिक सियासत से लोगों में घृणा पैदा हो रही थी, आक्रोश था, आंदोलन वहां से पैदा हुआ था। उसके बाद कौन किस मंच पर गया, किसने हाथ मिलाया, ये जरा रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की जाए। दरअसल सपने जब पैदा होते हैं तो उसके टूटने के गम में कभी सत्ता नहीं देखती, आम लोग देखते हैं। राहुल गांधी सबसे मिले, केजरीवाल लालू यादव से मिले और हंगामा मच गया। और केजरीवाल ने सफाई दी कि वो लालू से नहीं मिले, लालू उनसे मिले। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, लालू ने हाथ मिलाया। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लालू ने जबरदस्ती हाथ उठा दिया। तो यह केजरीवाल की मासूमियत है या फिर केजरीवाल अब सियासत के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं? क्योंकि केजरीवाल ने नीतीश को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और नीतीश कुमार बिना लालू यादव के सत्ता तो दूर न सरकार बना सकते थे, न ही सीएम बन सकते थे। यानी जिस शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल पहुंचे वो बिना लालू यादव के होती ही नहीं। तो क्या केजरीवाल इस सच को नहीं समझ रहे थे? और जब शपथ ग्रहण समारोह ही लालू राज की दस्तक थी तो फिर लालू के 2 बेटे मंत्री बने या पूरा कुनबा ही सत्ता संभाल ले, इससे क्या असर पड़ता? और जब नीतीश कुमार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो उनके मंत्रिमंडल में सिर्फ लालू पुत्र डिप्टी सीएम ही नहीं बने बल्कि किसी भी दूसरे मंत्री से ज्यादा कद्दावर होकर दूसरे बेटे ने भी शपथ ले ली। तो भी क्या केजरीवाल का कोई विरोध मायने रखता है? उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को मंत्री बना दिया। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतने ही अडिग हैं तो फिर अब सवाल 3 है। पहला, जो आंदोलन से राजनीति में आने के वक्त उन्होंने कहा था कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा, कीचड़ का मतलब उस वक्त दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित और हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के भ्रष्टाचार के विरोध से लेकर उस दौर में मनमोहन सरकार के मंत्रियों की पूरी फहरिस्त थी जिनका विरोध केजरीवाल उस वक्त कर रहे थे। और तीसरा सवाल, क्या लालू यादव का विरोध कर नीतीश कुमार का समर्थन करना संभव है? अगर यह संभव होता तो केजरीवाल बिहार चुनाव में खामोश न रहते। अगर यह संभव होता तो पटना जाकर भी लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल बोलते जरूर, लेकिन केजरीवाल को बोलना तब पड़ा जब बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर यह पोस्टर चस्पा कर दिया। यानी पोस्टर तो एक तस्वीर से निकला, लेकिन सियासत का सच तो यह मंच है जो शपथ ग्रहण समारोह के दौर में सजा। और इसमें केजरीवाल ही नहीं बल्कि शीला दीक्षित, शरद पवार, शिवसेना के सांसद देसाई और राम कदम, लालू के परिवार की तर्ज पर पंजाब के डिप्टी सीएम बन चुके सुखबीर बादल, हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा, यानी हर वो धुरंधर मौजूद जिस पर कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का दाग लगाया और दाग लगाकर भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाया और खुद इस मंच पर आ गए। तो सवाल केजरीवाल की सियासत का नहीं बल्कि आम लोगों के उन सपनों का है जो आंदोलन तले जगाए जाते हैं और सत्ता तले दफनाए जाते हैं। कह सकते हैं सत्ता ने दफना दिया उन सपनों को जब ही किसी आंदोलन ने पैदा किया था। दरअसल बहुत कुछ इस दौर में टूट रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन अपने सम्मान को वापस कर रहा है, सवाल यह भी नहीं है कि एक दर्द है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं उससे बड़ा दर्द है राजनीतिक सत्ता ही दरअसल पटरी बदल कर कहती है कि हम तो उसी पटरी पर हैं, उसी लीक पर हैं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने याद कराया दरअसल एक वक्त नरेंद्र मोदी ने भी हाथ उठा दिया था नीतीश कुमार का। कल को दूसरी पार्टी वाले आपस में गले मिलते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठाता। केजरीवाल गले मिला तो प्रश्न उठा, ये प्रश्न उठना चाहिए। जिस दिन प्रश्न उठने बंद हो गए उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। हम एनडीए में हैं, एनडीए के घटक हैं, एनडीए की रैली है, एनडीए में हम गए हैं, वहाँ सबसे मिलते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमसे हाथ मिलाते हैं, वही खबर है और बाकी कोई खबर नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर के लोग कितना बितंडा खड़ा कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है परिभाषा कैसे गढ़िएगा, क्योंकि भरोसा अगर इस दौर में टूट रहा है तो जिन मुद्दों के आश्रय सियासत पाई, जिन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर आंदोलन और अलग जगाने का जिक्र हुआ, वह भी टूट गया क्या?
इस बात का जिक्र और कहीं से नहीं बीजेपी से निकलता है, संघ परिवार से निकलता है, राम मंदिर के मुद्दे से निकलता है। ये दो तस्वीर काफी है बताने के लिए कि कैसे सिर्फ 40 दिन में कैसे हर किसी की जुबां बदल गई। जी, 12 अक्टूबर की यह तस्वीर दिल्ली में अशोक सिंघल के जन्मदिन को मनाने के लिए जुटे स्वयंसेवकों की है। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर संघ के मुखिया मोहन भागवत तक थे, लेकिन किसी ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। भाषण दोनों ने दिया, लेकिन जिक्र किसी ने नहीं किया। हाँ, जन्मदिन का जश्न खत्म होने के बाद विष्णु हरि डालमिया ने जरूर राम मंदिर की सौगात अशोक सिंघल को तोहफे के तौर पर मिलनी चाहिए, इसका जिक्र कर दिया। हमारी भारतीय परंपरा है, जब किसी का बर्थडे होता है सब लोग गिफ्ट देते हैं। तो प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया मैंने कि इस मौके पर वो राम मंदिर गिफ्ट देते हैं अशोक जी को। तो उस वक्त यानी 12 अक्टूबर को राम मंदिर के सवाल पर संघ के मुखिया भी खामोश रहे, लेकिन 40 दिन बाद कल यानी 22 नवंबर को अशोक सिंघल को याद करने के लिए एक बार फिर दिल्ली में ही स्वयंसेवक जुटे। तो संघ के मुखिया ने बेहिचक राम मंदिर के जरिए अशोक सिंघल को याद कर लिया। अशोक जी का संकल्प हमको हमारा अपना संकल्प बनाना पड़ेगा। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते हो करना पड़ेगा। तो सरसंघ चालक ने राम मंदिर का जिक्र तो किया, लेकिन 40 दिन में ऐसा क्या बदल गया जो बात 40 दिन पहले अशोक सिंघल के जीते जी नहीं कही गई, उनके निधन के बाद क्यों कही गई? क्या ये पश्चाताप है या फिर इस बीच बिहार की हार ने बीजेपी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है कि वो अपने अस्तित्व को लेकर अब कौन सी सक्रियता दिखाए जिससे स्वयंसेवकों की साख राम मंदिर को लेकर लौटे और मोदी सरकार साथ खड़ी भी लगे? क्योंकि अशोक सिंघल के जन्मदिन के समारोह में जब विष्णु हरि डालमिया ने राम मंदिर का सवाल उठाया था तो उस वक्त वहां मौजूद मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा ने कुछ इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा था। ये मेरे स्तर का फैसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के और राजनाथ सिंह जी के स्तर का मांग तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ राम मंदिर बने। यानी मोदी सरकार राम मंदिर के सवाल पर ना तो पहले और ना ही आज कुछ खुले तौर पर कह सकती है। तो सवाल है फिर संघ के मुखिया मोहन भागवत ने राम मंदिर का सवाल उठाकर संदेश क्या दिया? क्या बीजेपी को वापस राम मंदिर पर लौटना होगा? क्या यूपी चुनाव के लिए राम मंदिर आखिरी दांव है? या फिर क्या राम मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद के भीतर उठते सवाल संघ के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं या बनने लगे हैं? क्योंकि विहिप की कमान अब उसी हाथ में जाएगी जो राम मंदिर के सवाल को अशोक सिंघल के सपनों से जोड़ेगा। और संघ को याद आने लगा है जब देश में अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो विश्व हिंदू परिषद की संख्या की रफ्तार संघ के स्वयंसेवकों से कहीं आगे जा चुकी थी। तो राम मंदिर को लेकर कोई कुछ भी कहे, दरअसल इस देश का संकट यह है कि मौजूदा सत्ता राम मंदिर या हिंदू शब्द आते ही अपने विकास के ऊपर एक चोट मानती है। यानी टकराव है क्या? स्वयंसेवकों का स्वयंसेवकों से टकराव। जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि दावेदार कई हैं विश्व हिंदू परिषद की कमान संभालने के लिए। प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, उमा भारती और चंपत राय, जी यही 4 दावेदार हैं जो अशोक सिंघल की जगह लेना भी चाहते हैं और राम मंदिर के सवाल को अपने अपने तरीके से उठाना भी चाहते हैं। लेकिन हर चेहरे का संकट यही है कि राम मंदिर का सवाल आते ही प्रधानमंत्री मोदी से हर किसी को 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहेंगे कि उनके विकास पुरुष की छवि के सामने कोई राम मंदिर का सवाल उठाकर अशोक सिंघल की तर्ज पर हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश भी करे। प्रवीण तोगड़िया से तो यूं भी प्रधानमंत्री मोदी का 36 का आंकड़ा है जो अब से नहीं गुजरात से चला आ रहा है और सरसंघ चालक के निर्देश पर ही प्रवीण तोगड़िया मोदी सरकार के हर मुद्दे पर खामोश रहते हैं। वहीं विनय कटियार कई बार संकेत तो देते रहे कि अयोध्या सेल बनाकर राम मंदिर की दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार से सीधा पंगा वह भी नहीं लेना चाहते। ये मांग प्रधानमंत्री से की गई है कि अशोक सिंघल जी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर राम का मंदिर दे दिया जाता है। प्रतीक्षा करिए, आप प्रतीक्षा करिए, शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कटियार ने यह बात दरअसल अशोक सिंघल के जन्मदिन के मौके पर 40 दिन पहले कही थी। वहीं उमा भारती 80-90 के दशक में अयोध्या आंदोलन से अशोक सिंघल के कहने पर ही जुड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहेंगे कि कोई मंत्री उनके मंत्रिमंडल से निकलकर विश्व हिंदू परिषद को संभाल ले और राम मंदिर का जाप अलापने लगे।
इससे हिंदुत्व की छवि चाहे उमा भारती की बनेगी, लेकिन मोदी की विकास पुरुष की छवि टूट जाएगी और मोदी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन मंदिर मुद्दा कैसे उभर सकता है, यह अशोक सिंघल को याद करने वाली सभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पीछे बैठने और मुरली मनोहर जोशी के आगे बैठने से अगर झलका, तो मुरली मनोहर जोशी के इस कथन से संकेत भी उभरे हैं। तो सवाल इस कथन भर का नहीं है, क्योंकि इस कड़ी में एक नाम चंपत राय का भी है, जो उम्र और अनुभव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक भागवत दोनों पर भारी पड़ते हैं। और माना भी यही जाता है कि अयोध्या आंदोलन की व्यूह रचना भी चंपत राय ने ही की और उसके बाद 84 कोस यात्रा भी चंपत राय ने ही शुरू की। लेकिन चंपत राय की अगुवाई का मतलब है मोदी सरकार के रुख में परिवर्तन आ जाना और संघ के मुखिया मोहन भागवत का भी राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार के विचार को खारिज करते हुए आगे बढ़ जाना। क्योंकि अशोक सिंघल की देशव्यापी 51 अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत भी इसी 29 नवंबर से हो रही है और इसकी व्यूह रचना भी चंपत राय ने ही की है। यानी एक चुनौती मोदी सरकार के सामने इस अस्थि कलश यात्रा से भी निकलेगी। तो सवाल यही है कि राम मंदिर का मुद्दा कैसे उभरता है। क्या यह सिर्फ यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगा या फिर मोदी सरकार पर भी डोरे डालेगा? इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह हिंदुत्व की विचारधारा तले स्वयं सेवकों के आत्मसंघर्ष से कहीं आगे ज्यादा की लगी है। इंतजार तो कीजिए किस दिशा में जाता है देश, लेकिन इन सब के बीच देश में सिर्फ भरोसे नहीं टूट रहे बल्कि सियासत भी बदल रही है। दो तस्वीर देखिए। एक वक्त कांग्रेस जानी जाती थी कि एसी कमरे से बाहर नहीं निकले तो राहुल गांधी सड़क पर निकलकर आंदोलन की दिशा में, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी संघर्ष के तौर पर जानी जाती थी तो अब बर्थडे केक काट कर और कहीं ना कहीं जश्न मनाने की धुन में है। तो संघर्ष की राह पर कांग्रेस और जश्नो रुआब के हिस्से में समाजवादी पार्टी, सब कुछ बदल रहा है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी समझ रहे हैं जिसे निगाहों में लिया जाए निशाना वही साधा जाए। कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। अब उनको नारा याद नहीं आता है, मगर मैं याद दिला देता हूँ। नारा उनका था, अच्छे दिन आएंगे। और जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। पूरा हिंदुस्तान हंसता है। अच्छे दिन कहाँ गए? मगर आजकल तो मोदी जी हिंदुस्तान में ही नहीं दिखते हैं। आज क्या सिंगापुर में है क्या? कल लंदन में, आज सिंगापुर में, पता नहीं कहाँ जाएंगे, बाद में कहाँ जाएंगे। देखो इतनी तेजी से करेंगे तो देश ही नहीं बचेंगे, दो बार जाना पड़ेगा। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।